नमस्कार। बॉलीवुड का संसार बहुत विस्तार लिए हुए है। इसके सितारे पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। इनके साथ ही निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार को भी खूब ख्याति मिली। लेकिन सिनेमा की दुनिया ऐसे अनगिनत रचनाकारों और तकनीशियनों से भी बनी है, जिनकी कहानियां, जिनके बोल, जिनके कैमरे, जिनकी एडिटिंग टेबल और जिनकी मेहनत से फिल्में आकार लेती हैं। फिल्म खत्म होने के बाद उनके नाम पर्दे पर आते तो हैं, लेकिन अक्सर हमारी स्मृतियों में ठहर नहीं पाते। पर्दे के पीछे सिनेमा को आकार देने वाले लोगों की कहानियां सहेजने का काम कर रहे हैं सिनेमा शोधकर्ता, इतिहासकार और लेखक डॉक्टर मनोज पंजानी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंजानी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे आज की ये जो बातचीत है, ये आपके जीवन, आपकी यात्रा को समझने का अवसर होगा। इसके साथ साथ सिनेमा के अनदेखे पहलुओं को भी समझने का अवसर होगा। इस बातचीत की शुरुआत हम आपके बचपन से करेंगे। बचपन की स्मृतियों में हमें ले जाएं। उस समय आपकी किन विषयों में दिलचस्पी हुआ करती थी और क्या सिनेमा भी उनमें से एक था? सिनेमा बिल्कुल था। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, तो जगह जगह ट्रांसफ़र होते रहते थे जी। 12वीं पास करते करते मैंने 8 स्कूल बदले जी। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं थी। स्कूल वालों के इतने नखरे नहीं होते थे जी। कभी भी जाएं तो एडमिशन मिल जाता था जी। ठीक है। इस तरीके से 12वीं पास की। बाकी फिल्म की अगर बात करें तो 4 साल की उम्र में मैंने गाइड देखी थी जी। वाराणसी में। माजदा सिनेमा होता था, मुझे अभी भी नाम याद है। और वहाँ से वो जो एक सीन है जिसमें देवानंद वो रोटी का कुछ वो रोल बना करके भागते हैं, तो वो कुछ दिमाग में बैठ गया। और बाकी 1.5 साल के बाद, मतलब 67 में, लखनऊ के मेफेयर सिनेमा में मैंने साउंड ऑफ म्यूज़िक देखी थी। और उस 2 फिल्मों का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। महीने में 2 फिल्म देखने की अनुमति थी आधिकारिक तौर पे। वो उससे ज़्यादा भी उससे ज़्यादा हो जाता था। हाँ। मतलब वो 2, फिर 2 से 4 हुआ, तो ऐसे चलता गया। फिर 1972 से स्क्रीन अखबार आता था, वीकली न्यूज़पेपर था, तो 60 पैसे का आता था। और 72 से लेकर के जब तक बंद हुआ उसका मैं नियमित पाठक रहा। क्या बात है। बाद में जब चल करके बहुत सारी तस्वीरें रखी उसी अखबार में छपी हुई जी। और फिर पैसे जब ज़्यादा होते थे तो पत्रिकाएं भी खरीदते थे। मुंबई जाना होता था तो यही काम होता था कि पुरानी मतलब पत्रिकाएं खरीदते थे। तो वैसे तो कोई 25 की है, 50 की है, लेकिन वहाँ पे पेपर मार्ट्स कहलाते थे। तो ऐसे ही पत्रिकाएं जो हैं वो 10 रुपए, 5 रुपए में मतलब मिल जाती थी। तो एक तरफ तो आपका ये फिल्मी दुनिया का जो शौक था वो बचपन से ही था। हाँ, और अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो फिर पढ़ाई आपकी किस तरह से होती थी? पढ़ाई ऐसा था कि कोई बहुत अच्छा छात्र नहीं था जी। मतलब समझिए कि बीए तक बिलो एवरेज ही कहेंगे, क्योंकि 55% होता है तो एवरेज की श्रेणी में आता है। तो 55% भी बीए तक नहीं देखे। बस एमए हिस्ट्री का, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में रुचि शुरू से रही जी। और बाकी सब सब्जेक्ट में किसी में फेल होता था, किसी में जस्ट पास होता था। जी, हिस्ट्री में 60 आते थे। हाँ। तो ठीक है, वो हिस्ट्री से एमए किया तब बड़ी मुश्किल से 60% देखे जी। और फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ। वो इम्तिहान देना पड़ता था, रिटन टेस्ट होता था, इंटरव्यू भी होता था। तो रिटन टेस्ट जैसे तैसे दिया, लेकिन उस समय शायद प्रथा थी कि जो लोग रिटन टेस्ट देते थे सबको इंटरव्यू में बुलाते थे। तो जब इंटरव्यू देने गया था तो अपने शोध के विषय पर बहुत आत्मविश्वास से बोला और दाखिला हो गया। फिर ठीक है, अपना काम करते रहे, क्योंकि अब इम्तिहान देने की बंदिश से दूर हो गया था। तो बस अपना थीसिस जमा करनी थी। तो आपने इतिहास में ही पीएचडी भी की। हाँ, और पीएचडी भी की। आपने गांधी अध्ययन वो विषय के तौर पर भी मतलब पढ़ाया। पीएचडी करने के बाद
मैंने कोई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जी। मैंने गांधी विचारधारा पढ़ाई, फिर वो लंबी कहानी है। फिर बी आर चोपड़ा जी से मतलब उनके एक भाई जो फिल्मों में नहीं थे, उनके घर में मैं कुछ दिन रहा भी था, तो उनके ज़रिए चोपड़ा साहब तक पहुंचा जी। और जाना होता था तो फिर एक फिल्म की डायरेक्टरी होती थी जिसमें सबके नंबर होते थे, तो उनके दफ्तर से वो डायरेक्टरी देख देख करके कुछ नंबर नोट किए जी। और ऐसे ही फ़ोन घुमा दिया करता था कि भाई आपसे मिलना है। तो ऐसे सलीम खान साहब का इंटरव्यू लिया, जावेद अख्तर का इंटरव्यू लिया जी। एक बहुत मशहूर, कई राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने जीते हैं, रेनू सलूजा जी। संकलनकर्ता थी, एडिटर, जी। तो उनका इंटरव्यू लिया जी। जो छपे। जी। तो ऐसे चलता रहा। फिर बहुत जल्दी मैं कोई प्रोड्यूसर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक नोटिस लगाया था कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के आइडिया दीजिए। जी। तो मैं गया और मैंने कहा कि आप लोग जो है, जो पर्दे के पीछे लोग काम करते हैं, आप इन पे प्रोग्राम बनाइए। तो ऐसे करके तब मेरा सौभाग्य कि मुगले आजम के जो सिनेमेटोग्राफर थे आर.डी. माथुर, वो दिल्ली में रहते थे और कुछ ही हफ्ते पहले एक पूरा पेज का, एक मतलब इतना जो अखबार का जैसे जो बड़ा पेज होता है, उस पर उनके ऊपर एक स्टोरी आई थी। तो वो कैसे कैसे शुरू किया, क्या क्या काम किया जी। तो वो जानकारी पूरी हो गई। दिल्ली में पता चला, दिल्ली में है, उनसे संपर्क किया गया और हमने उनके ऊपर जो है पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया, क्वेश्चनेयर तैयार किया। तो जो भी मतलब मेरी जानकारी थी, ये सब गूगल से पहले का ज़माना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इन लोगों के बारे में तो कोई जानकारी मतलब होती नहीं थी। हमें याद है आर.डी. माथुर साहब एक 7 बजे शनिवार को और 3:30 बजे इतवार को जयमाला करके एक कार्यक्रम आता था। हाँ। तो कोई फिल्मी हस्ती जो है वो अपने पसंद के गाने सुनाती थी, अपने अनुभव साझा करती थी। हाँ। तो उसमें एक बार जयमाला कार्यक्रम में माथुर साहब आए थे जी। तो सुना था, पर 11वीं 12वीं में पढ़ता था, उतने ध्यान से नहीं पढ़ा था। लेकिन जब उनकी पूरी कहानी आई थी स्क्रीन में तो वो इंटरव्यू देने को राज़ी हुए, प्रोग्राम बना और उसका जो संचालन है रीटा गांगुली जी। एक बेगम अख्तर की शिष्या हैं और एनएसडी में टीचर रहीं, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, मनोहर सिंह, ये सब उनके छात्र थे। तो वो उस कार्यक्रम का मतलब मेरी स्क्रिप्ट देख करके जी। मेरी उस कार्यक्रम का संचालन करने को राज़ी हुई। बिल्कुल। और वो फिर दूरदर्शन पे आया 1995 में। जी। तो उस प्रोग्राम का शीर्षक गीत भी मैंने लिखा था। हाँ। फिल्मी सफ़र करके प्रोग्राम था। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर उस ज़माने में जेएनयू में एक शोध छात्र थे, तो उनके मित्र थे, तो एक अख्तर उल ईमान बहुत बड़े शायर भी हुए और कई बी आर चोपड़ा जी की सारी फिल्में मतलब कानून, धर्मपुत्र, गुमराह, वक्त, ये सब लिखी थी। तो उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया था। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि कितना खर्चा आएगा, मैंने बता दिया कि इतना खर्चा आएगा। तो उतने खर्चे में उनका इंटरव्यू बना, वो फिल्म तैयार हुई और वो भी टेलीकास्ट हुई। तो इस तरह आपने कई तो मेरे मतलब कोई 110 बार मैंने टीवी पर अपना नाम देखा। अच्छा। फिर एक मेरे ख्याल से 2008-9 की बात है, तब एक सुबह सुबह दूरदर्शन पे गानों का प्रोग्राम आता था। तो वो गीतों का चयन जो है वो मैं किया करता था। जी। आपने काम भी बहुत सारा किया और सिनेमा को आपने एक अलग लेंस से देखा। आपकी कुछ किताबों का अगर मैं जिक्र करूं कि वर्ल्ड वॉर 2 और हिंदी सिनेमा, या फिर उर्दू साहित्य और हिंदी सिनेमा, ऐसा है कि इतिहास कार की जी का एक प्रशिक्षण है। तो वो इस शौक
में काम आया। जी। अब ऐसा था कि जैसे वही है कि एक इतिहासकार होने का बीज मेरे अंदर था, तो क्या होता था कि स्क्रीन में कुछ टेक्नीशियंस के भी इंटरव्यू आते थे। तो एक प्रोग्राम विविध भारती पर आया करता था, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा। तो हर हफ्ते प्रोग्राम आता था, तो अब हर हफ्ते तो कोई बड़ा अभिनेता अभिनेत्री आ नहीं सकता, तो कभी किसी निर्देशक का साक्षात्कार होता था, कुछ किसी लेखक का साक्षात्कार होता था। तो यही नियमित रूप से इसको हम सुनते थे जी। तो कुछ जानकारियां जो हैं वो आ गई। फिर मतलब समझिए कि बाद में जैसे वीडियो आ गया तो पुरानी फिल्में देखते थे, तो एक शौक ये होता था कि भाई पर्दे जो क्रेडिट टाइटल्स हैं वो मैं बहुत ध्यान से देखता था। अच्छा। तो बहुत लोगों के मतलब नाम देखने को मिलते थे कि अच्छा ये तो फलां के असिस्टेंट रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप उस दौर की कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे टेक्नीशियंस जिनके बारे में आप कुछ जानकारी साझा कर सके। नहीं, जैसे ऐसा था कि मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव जिनका मतलब पड़ा मेरे व्यक्तित्व पे जी। तो वो थे विजय आनंद। अच्छा। क्योंकि मतलब एक निर्देशक थे, लेखक थे, फिर बाद में मतलब संकलन करता थे। तो उनकी जैसे हालांकि गाइड जब देखी थी तो मैं छोटा था, लेकिन ज्वेल थीफ थी, तीसरी मंजिल थी, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने ने भी अच्छा प्रभाव छोड़ा। और जैसे उनकी जो तथाकथित कमज़ोर फिल्में कही जाती हैं तो वो भी देखी, मुझे अच्छी लगी। और बाद में खैर वो एक अभिनेता के तौर पर भी मैंने उनको पर्दे पर देखा। तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व था। और उनकी बाद में जैसे जब सैटेलाइट चैनल आ गए तो उनकी फिल्म जब भी आती थी मैं एक तरीके से उन फिल्मों का अध्ययन करता था। तो इस तरीके से वो थे। बाकी ऋषिकेश मुखर्जी क्योंकि मेरे पिताजी के भी बहुत पसंदीदा फिल्मकार थे जी। और ये बात थी कि भाई अमिताभ बच्चन हम तो वो एंग्री यंग मैन के ज़माने में हम लोग बड़े हुए जी। तो बच्चन साहब तो जैसे होता था कि उस एंग्री यंग मैन से हमारा इतना जुड़ाव था कि हम उनकी फिल्म देखने जाते थे तो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या टेंशन होगी जो हमको होती थी कि इस पे तालियां बजी, इस पे लोग हंसे वगैरह वगैरह। और कभी मतलब शक हुआ कि ये फिल्म ज़्यादा नहीं चल रही है तो उस फिल्म को हर हफ्ते देखा करते थे, कोई नहीं चलाएगा तो हम चला बिल्कुल मतलब तो चलाने इस तरह का भी तो एक लेकिन ये था कि 11वीं 12वीं में मुझको ये समझ थी कि उनको बनाने वाले सलीम जावेद हैं। अब शायद कुछ ये है कि पॉपुलर कल्चर पे कुछ शायद लिखने को मिलेगा तो वो जावेद अख्तर पे लिखूंगा। जी बिल्कुल। तो और अगर मैं आपके ही काम की बात करूं तो आपके काम में ये भी दिखता है कि आपने जेंडर पर्सपेक्टिव से महिलाओं के पर भी बहुत कुछ लिखा है। नहीं, ऐसा है ना कि मेरा शोध जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में महिला का योगदान। जी। तो 83 में मैंने ये शोध शुरू किया, तब महिला अध्ययन एक अलग विषय के रूप में जी उसको पहचान मिल रही थी। तो सेमिनार में जाता था, दिल्ली से बाहर भी होते थे, वहाँ पे बुलाया जाता था। तो जो इस फील्ड में काम कर रही हैं कुछ एक्टिविस्ट भी बहुत सारी, तो उन सबसे मुलाकात होती थी। तो ये था कि शोध मतलब जो सामाजिक विज्ञान में शोध जो है वो महिलाओं पर ही करना है जी। और अभी आप समझिए कि मेरी उम्र अभी 64 साल है और 17 साल मैंने एक किताब को दिए जी, आइडियोलॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ द वीमेंस क्वेश्चन इन कॉलोनियल इंडिया 1820 टू 1947। अभी 4-4.5 साल पहले वो छपी है। जी जी। जैसे ये था कि कुछ महिलाएं जो फिल्मों में काम करती थीं उनके ऊपर भी लिखा है। फिर एक मुंबई में विश्वविद्यालय है तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे आना जाना था अपने शोध के जी सिलसिले में, वहाँ पे आना जाना था। तो मैंने ये उनके सामने प्रस्ताव रखा
कि जो पर्दे के पीछे महिलाएं काम करती हैं उनकी प्रदर्शनी लगाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा लगाइए। तो वही पुरानी बहुत सारी फिल्म मैगजीन इकट्ठी की हैं मैंने जी। और अभी भी मतलब अभी भी मेरे पास हैं। तो अगर कुछ उदाहरण दे सकें उस समय की महिला तकनीशियनों का जिन पर आपने ऐसा ये है, प्रदर्शनी मैं बता लगाई। रहा हूँ कि अभी साइलेंट ज़माना था जी। तो उस ज़माने में एक फातिमा बेगम थी जो आलम आरा की जो नायिका थी जुबैदा, जी। उनकी माँ। जी। तो साइलेंट ज़माने में वो निर्माता, निर्देशक, लेखिका, नायिका सब थी। हाँ जी। और उसके बाद आप दून लाइब्रेरी में भी रिसर्च एसोसिएट के हाँ। पद पर रहे हैं और काफ़ी वहाँ पर भी आपने बहुत सारे इस तरह के व्याख्यान आयोजित किए गए, ऐसे ही प्रदर्शनी आयोजित की। उस दौर का आपकी अगर काम की आपकी उपलब्धियाँ हम देखें तो क्या कुछ रही? बड़ी उपलब्धि तो वही है जो मैंने जो किताब लिखी, जी। आइडियोलॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ द वीमेंस क्वेश्चन इन जी। कॉलोनियल इंडिया, वो देहरादून के ही प्रकाशक ने छापी थी। तो बड़ी उपलब्धि ये थी। बाकी ये होता था कि जैसे जो छात्र छात्राएं आती थीं तो थोड़ा उनको समय देता था, मार्गदर्शन देने की जी। का प्रयास करता था। अब जैसे जो मेरी जिस किताब का मैंने अभी उल्लेख किया, तो जिन छात्र छात्राओं ने मतलब मेरी मदद की, कभी कोई कागज़ ढूंढने में, कभी जी। पन्ने गिनने में, तो सबके नाम मैंने जी। जो है उसमें मैंने उनका जिक्र किया है। जी। बाकी मतलब ये है कि एक और छात्रा ऐसी आई थी तो वो उसके साथ मतलब मेरी सह लेखिका बनी। तो बागबान भाग 2 एक उपन्यास, अच्छा। तो उन्हीं की मदद से लिखा, हम दोनों के नाम से वो उपन्यास आया है। फिर उर्दू जानती थी तो रामानंद सागर बहुत मशहूर फिल्मों में आने से पहले उर्दू साहित्य में एक बड़ा नाम था है। तो उनकी कुछ उर्दू की कहानियाँ थी। सागर साहब के बेटे अब वो भी नहीं रहे, प्रेम सागर जी। तो उनसे मैंने कहा कि अगर आप उनकी कहानियों को छपवाना चाहे जी, तो मेरे पास एक अनुवाद करने वाला है। आप उत्तराखंड का किस तरह से जुड़ाव है सिनेमा से, अरे इस पर भी बहुत ऐसा बोलते है रहे हैं। मतलब मैं जी। जैसे ये कहूँ कि गुरुदत्त अल्मोड़ा में उदय शंकर की अकादमी थी जी। एक नृत्य अकादमी उन्होंने खोली थी, रविशंकर के भाई। तो वहाँ से गुरुदत्त निकले। फिर एक मोहन सहगल थे, बाद में चल करके बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। गुरुदत्त के अलावा मैं बता रहा हूँ, फिर जोरा सहगल पहले फिल्मों में आई थी एक नृत्य निर्देशक के तौर पर। तो ये अपना बाजी, धरती के लाल, CID, नीचा नगर, जी। 9-2-11, तो इन सब फिल्मों में, फरार करके फिल्म थी, इन सब फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया। तो वो भी उसी अकादमी से जुड़ी थी। उनके पति जल्दी मृत्यु हो गई थी जी। तो वो एक कला निर्देशक थे, सेट वगैरह जैसे बनाते हैं, रामेश्वर सहगल। तो ऐसे बाकी रविशंकर ने भी कई, और उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हैं तो जिन्होंने फिल्मों में अपना योगदान दिया है। तो ये हैं। बाकी उसके अलावा जैसे ये है कि चेतन आनंद साहब, वो उनकी स्कूली शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई जी। और डून स्कूल में यहाँ पे पढ़ाते थे। तो बहुत कमाल कमाल की फिल्में, बल्कि उनकी फिल्म उन्होंने ही भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर रखा। नीचा नगर 1946 में पहला कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें उनकी फिल्म गई थी और एक पुरस्कार भी जीता था। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो 1958 की शायद सबसे कामयाब फिल्म थी मधुमती, बिमल रॉय ने बनाई थी। तो उसकी तकरीबन सारी शूटिंग भवाली, घोड़ा खाल और भीमताल में हुई थी जी। दलीप कुमार, वयंती माला सब आए थे यहाँ। फिर उसी साल नासिर हुसैन, बहुत जिसको कहते हैं ना कि बॉक्स ऑफिस के जादूगर माने गए, तो उनकी दूसरी फिल्म
दिल दे के देखो की शूटिंग रानीखेत में हुई थी जी। और उनकी हर फिल्म में नैनीताल का जिक्र होता था। नैनीताल मसूरी, हालांकि यहाँ पे शूटिंग नहीं की, लेकिन तीसरी मंजिल है तो उसमें मसूरी जो जगह बताई गई वह मसूरी है, फिर हम किसी से कम नहीं में नैनीताल है जी। तो इस तरीके से तो ऐसा मतलब और अब हाल फिलहाल में तो बहुत शूटिंग होती हैं। आप समझिए कि बड़े बड़े निर्माता निर्देशक जी। राकेश रोशन कहो ना प्यार है के बाद उन्होंने यहाँ शूटिंग की और उस दौर के मतलब सबसे लोकप्रिय अभिनेता ऋतिक रोशन तो शूटिंग करने आए थे। तो यही सब नैनीताल के आसपास के इलाकों में कोई मिल गया फिल्म की शूटिंग हुई थी। सुभाष घई ने कृष्णा फिल्म बनाई है और बहुत सारी मतलब आजकल तो बहुत शूटिंग हो रही है। जी, हमारी फिल्म नीति भी ऐसी है कि इस बात को सपोर्ट करती है। हाँ, और आपने इन सारे जो आपने इतने सारे नाम गिनाए हैं, आप एक तरह से इनका एक दस्तावेजीकरण कर दिया है और अलग अलग तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो चित्र प्रदर्शनियाँ हो, व्याख्यान हो, इसके जरिए आप इनको संजोते रहते हैं। तो सिनेमा भी एक तरह से देखा जाए तो सिनेमा तो हम सभी देखते हैं, लेकिन एक सांस्कृतिक विरासत की तरह संजोने का काम आप करते आ रहे हैं। जैसे आपने हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे हुए तो वो जो एक अवसर था, और या गाइड के 60 वर्ष पूरे हुए तो उसको कैसे एक सेलिब्रेशन में, एक उत्सव में आपने तब्दील किया और इस पर कार्यक्रम आयोजित किए देहरादून में, और बहुत सारी ऐसी अनौपचारिक संगोष्ठियां भी आप आयोजित करते रहते हैं। इनके बारे में भी बताएं। वो ऐसा हुआ था कि 2013 में जब सिनेमा के 100 साल हो रहे थे तो किसी का मेरे पास किसी अखबार से फ़ोन आया कि भाई 100 साल हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तब मैं दून लाइब्रेरी में था तो वो मेज़ के ऊपर वो जो बड़ा शीशा रखा जाता है जी, तो मैंने, हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं रहे बेचारे सक्सेना साहब, तो उनसे मैंने कहा था कि एक वैसा आप ला है तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो वो कुछ चित्रों का मैंने कुछ चित्र ढूंढे और वो चित्र लगा करके फिर धीरे धीरे कई महीने तक वो प्रदर्शनी लगी रही। तो क्या क्या दिखाया आपने नहीं, उस प्रदर्शनी वो में? हमेशा यही कि पर्दे के पीछे जितने लोग काम करते हैं उन्हीं के चित्र थे जी। तो फिर और बड़े पैमाने पे उसी साल फिर महादेवी कन्या पाठशाला में मैंने कोई 1000 चित्र जो है वो खाली पर्दे के पीछे लोग काम करने वालों के। तो ये है कि सौभाग्य से दादा साहब फाल्के अपनी फिल्म की एडिटिंग कैसे कर रहे हैं, शूटिंग कैसे कर रहे हैं, वो सारे चित्र उपलब्ध हैं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि पत्रिकाओं से, किताबों से ये सारे चित्र निकालूं। इंटरनेट जो है वो आखिरी विकल्प होता है जब कहीं से नहीं मिले। कई बार अभी भी कई लोगों के चित्र हैं जो नेट पे भी कैसे देखते हैं आप ये जो पूरी यात्रा है, जब आप मुगले आजम की बात कर रहे हैं और 1940 और 50 दशक के फिल्मों की बात कर रहे हैं और अभी की जो ये फिल्मों की बात कर रहे हैं, क्या बदलाव, क्या पैटर्न देखते हैं आप? खासतौर पर उन लोगों की बात कर रहे हैं हम जो पर्दे के पीछे रहकर सिनेमा को आकार ऐसा है कि अगर आप बदलाव की बात कर रही हैं तो मैंने जैसे देखा है कि बहुत बड़े बड़े नाम का जो है मतलब कुछ ना कुछ संबंध उत्तराखंड से रहा है। जैसे ये अनुभव सिन्हा आर्टिकल 15 मुल्क जैसी फिल्में बनाई हैं तो कुछ स्कूली शिक्षा कालागढ़ में हुई है जी। इसके अलावा जो है अभी मैं देख रहा था कि अनुराग कश्यप भी पांचवी छठी में तो एक तरह से आपने इन लोगों को एक तरफ से जुटाने का, इनका दस्तावेजीकरण करने का, इनकी एक सूची बनाने का काम किया कि कैसे चाहे वो उत्तराखंड से जुड़े हो, चाहे वो जो सिनेमा के बड़े पर्दे के पीछे के लोग हो जिन पर काम किया जा सके। वरुण ग्रोवर हैं, गीतकार हैं और फिल्म के लेखक हैं। मसान फिल्म उन्होंने लिखी है, बहुत सारे लोकप्रिय गीत। तो वो भी कुछ साल देहरादून में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देहरादून में रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम में आखिर में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, किस तरह से सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना भी बहुत जरूरी है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने सिनेमा पर गर्व होना चाहिए। अगर कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हम लोगों को ये एहसास दिलाती हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, तो रेल है उसमें,
जी और दूसरा सिनेमा है। जी तो मैं और भी कुछ होंगे वो मुझे, जी बिल्कुल आपने लेकिन बहुत ये है कि मतलब सिनेमा भी एक है जिसने जो है ये याद दिलाते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है। और अब जैसे ये है कि रियलिटी शोज़ में बहुत सारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए हो, हमारे साथ ये बातचीत साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर मनोज पंजानी हमारे साथ थे। इनके पास सिनेमा से जुड़े तमाम किस्से हैं। इतने नाम लिए इन्होंने, फिल्मों के नाम लिए, लोगों के नाम लिए, इतने कार्यक्रमों के नाम लिए। एक तरह से ये संग्रह कर रहे हैं और जो बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से सिनेमा हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, और इसका ये दस्तावेजीकरण कर रहे थे। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।